एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। और स्टूडेंट्स, आपका क्लास 12th की जो ये न्यू जर्नी है ना, ये स्टार्ट होने जा रही है बीएसटी सब्जेक्ट में। और देखो, हम स्टार्ट तो करेंगे ये चैप्टर 1, बट मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बेटा ये जो साल है ना, ये आपको भी पता है आपके स्कूल लाइफ का लास्ट ईयर है, क्योंकि इसके बाद से आपका एक लाइफ का नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट आ जाएगा जो कि होगी कॉलेज लाइफ। तो ये साल आपके लिए बहुत क्रूशियल है, क्योंकि ये आपका जो आने वाला टाइम है ना, वो डिसाइड करेगा। और जो ये सब्जेक्ट है, ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके बोर्ड में मार्क्स को क्या कर सकता है, एकदम ऊपर पहुंचा सकता है ना। कहीं भी तुम किसी सब्जेक्ट में लड़खड़ाते भी हो ना, और तुमने इसको अच्छा कर लिया ना, तो तुम आराम से आगे बढ़ जाओगे, तुम्हें दिक्कत नहीं आएगा। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, मतलब ऐसा सब्जेक्ट जो तुम डेली लाइफ से रिलेट करके एक ऑपरेशन की इमेजिनेशन बना के भी अच्छे से उसको समझ जाओगे। तो इस जर्नी में मैं तुम्हारे साथ हूँ पूरी तरीके से, और मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगी कि हम बहुत ही अच्छे से आने वाले जितने भी चैप्टर्स हो उनके सारे टॉपिक्स को बहुत ही सिंपल तरीके से अंडरस्टैंड कर लें, और अपनी जो ये बोर्ड की जर्नी है उसको बहुत ही अच्छे से कवर अप कर लें, है ना। तो आपको प्रॉमिस ये करना है बेटा कि आप इस जर्नी में क्या हो, आप इस जर्नी में मेरे साथ रहने वाले हो, और फोकस के साथ, मेहनत के साथ चीज़ों को समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे और रिवाइज करोगे प्लान पे। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। और जो लोग पहली बार मतलब 11th पे जो पढ़ चुके हैं उनको तो पता है मेरे पढ़ाने का कॉन्सेप्ट, जो नए हैं उनको मैं बताऊंगी कि हम लोग ना बहुत ही मूड लाइट करके चीज़ों को समझते हैं, है ना। और जैसे बचपन में आपको कहानियाँ सुनना पसंद था ना, स्टोरी सुनना पसंद था ना, वैसे ही मैं जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करती हूँ तो उस चैप्टर के बारे में एक स्टोरी लाती हूँ जो आपका थोड़ा सा मतलब एक इंगेजमेंट बना देता है, आपको लगता है हाँ मज़ा आ रही है, स्टार्टिंग में मूड बस सेट कर देता है आपका। और उस स्टोरी का फ़ायदा ये होता है कि आप पूरे चैप्टर को उस स्टोरी से ही एक बार में ग्रास्प कर लेती हूँ, एंड देन हम धीरे 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 सारे टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो आज बेटा चैप्टर 1 है ना, चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर 1 है क्या, आपके शुरुआत में आपको इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से, कि बेटा ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। जब आप बड़ी क्लास में जाओगे, अब तुम चाहे बीबीए करो, बीकॉम करो, वहाँ बहुत डिटेल में पढ़ोगे, एक सब्जेक्ट ही है पूरा इसका। यहाँ पे आपका बस एक चैप्टर है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। नाम से तो बहुत कुछ क्लियर हो रहा है इस चैप्टर में कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब मैम हम मैनेजमेंट कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्सेस का। मतलब ये कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मैम बहुत सारे रिसोर्स होते हैं, चाहे वो मनी हो मतलब फाइनेंशियल हो, ह्यूमन हो, है ना, रॉ मटेरियल वगैरह, सब बहुत सारे रिसोर्स होते हैं। तो जब हम पर्टिकुलरली ह्यूमन के रिसोर्सेज का प्रॉपर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट पर क्या है ना, क्या होता है प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग करते हैं, तो वो क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। वेरी गुड, जितना अंदाजा आप लगा रहे हैं सही है, बट और अच्छे से समझेंगे तो करना बेटा ये कि ऑब्सेशन को आप फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे। ठीक है, इंस्टा आप चलाते होंगे, और जो नोट्स वगैरह आपको ये चाहिए होंगे, इस चैप्टर के चाहिए होंगे, उसको आप अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हो तो प्ले स्टोर से, और अगर एप्पल यूज़र हो तो ऐप स्टोर से आप सर्च कर लेना। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी स्टोरी के साथ। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम एक स्टोरी सुनेंगे और देन हम अंडरस्टैंड करेंगे इस पूरे कॉन्सेप्ट को। ऑल्दो आपको नाम से ही समझ में आ गया है, बट देखो स्टोरी में बहुत इंटरेस्टिंग, इसलिए मैं सुनाना भी चाहूँगी। तो एक रमेश होते हैं, ठीक है, ये मतलब यार इनके पास इतना पैसा था कि इन्होंने एकदम हाईटेक कंपनी बना दी अपनी। मतलब हाईटेक मतलब समझते ही हो गया, आजकल के ज़माने के हो तुम बच्चे। हाईटेक मतलब यार इनको लगता था कि जितनी बेस्ट से बेस्ट मशीन हो सकती है वो मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में सेट कर देता हूँ। मतलब जितनी आरामदायक चीज़ें सब ये ले आए। इनके अप्रोच थी कि यार वर्कर्स हैं, इनको जितनी मशीन, भाई जो मशीन है जितनी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है सब मैं ला के रख देता हूँ, एकदम अच्छी खासी पैसा लगा के कंपनी सेट कर देता हूँ। फिर भी इसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि कंपनी तब भी क्यों फेल हो रही है। मतलब यार मैंने इतना पैसा लगा दिया, इतनी सारी टेक्नोलॉजी ले आया, इतनी महंगी महंगी मशीनें पड़ी हैं मेरी कंपनी में, मुझे तो बहुत ऊपर होना चाहिए, फिर भी मेरी कंपनी फेल हो रही है। कि सोच रहा था, तभी इसका एक दोस्त आता है।
वो भी कंपनी, उसकी भी कंपनी थी, बहुत बढ़िया चल रही थी। वो आता है, वो पूछता है कि क्या हुआ भाई, इतना परेशान क्यों हो? तो ये इसको बताने लगता है कि यार परेशान देखो इसीलिए हूँ कि इतना पैसा लगाता हूँ मैं, इतनी अच्छी अच्छी मशीनें, इतनी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड चीज़ें ला के रखता हूँ, वर्कर्स के लिए सब कुछ है यहाँ पे, सारी मशीन है भाई, जो यूज़ करना है करके अपना काम दो, लेकिन पता नहीं फिर भी मेरी कंपनी फेल हो रही है, फिर भी हम लॉस में हैं, फिर भी हम नीचे ही जा रहे हैं। तो उसका दोस्त इससे पूछता है कि तुम्हारी जो मशीन वगैरह है वो तो तुमने यार सही से मैनेज कर रखी है, मैं देख रहा हूँ, तुमने मशीन वगैरह सब सिस्टम तो तुमने बहुत बढ़िया लगा रखा है यार, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ लोग कौन मैनेज करता है? तो कहता है लोगों को मैनेज करने की क्या ज़रूरत है? कहता क्यों, तुम्हारे यहाँ कोई उन लोग की बातें, मतलब कोई प्रॉब्लम वगैरह कौन सुनता है? कहता है इसके लिए एज सच मैंने कोई पर्सन नहीं रखा है, और लोगों को चाहिए क्या, सैलरी चाहिए, टाइम पे देता हूँ यार, और उनको क्या, और उनको किस चीज़ से मतलब है? तो इसका दोस्त बोलता है कि यार यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुमको समझ में आया, तुम इसीलिए नीचे जा रहे हो, क्योंकि तुम सिर्फ किस पे फोकस कर रहे हो, मशीन्स पे। तुम ये नहीं देख रहे हो कि तुम्हारे यहाँ के लोग से कौन डील कर रहा है, उनको कौन मैनेज कर रहा है। तो कहते हैं नो माय फ्रेंड, पीपल नीड मोर देन मनी, लोगों को बस पैसा नहीं चाहिए तुम्हारे एम्प्लॉय को, तुम्हारे एम्प्लॉय को पैसों से भी ज़्यादा चीज़ें चाहिए। ये बोलता है क्या, केयर, ट्रेनिंग, मोटिवेशन। क्या जब वो लोग किसी काम को करके थकते हैं, उनका मन नहीं लगता, तो क्या कोई उनको मोटिवेट करता है जाके? बोलता है नहीं, मैं तो नहीं जाता हूँ, ना मैंने किसी को हायर कर रखा है इस पर्पज़ के लिए, अपने आपस में करते होंगे जो बातचीत करते होंगे। बोला यही तो तुम्हारी गलती है, वो बेमन से काम करते होंगे फिर तो, इसीलिए चीज़ें नहीं अच्छी जा रही, क्योंकि वो क्रिएटिविटी ही नहीं लगा रहे होंगे, कुछ इनोवेटिव ही नहीं कर रहे होंगे, और बेमन से काम कितना ही कर रहे होंगे। तो बोलता है यही चीज़ तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है मेरे भाई, जब तुम लोगों का ख्याल रखो, उन्हें ट्रेनिंग दो प्रॉपर, उनको मोटिवेट करो, उनसे इमोशनल बॉन्डिंग शेयर करो, उनको ग्रो करने में हेल्प करो, इसी को तो कहते हैं अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना। तब इसको समझ में आया। फिर इसने क्या किया, इसने कहा कि ठीक है यार, मैं एक मैनेजर हायर करता हूँ, HR मैनेजर हायर करता हूँ, और वो मेरे यहाँ के एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखेगा, चाहे वो उनका इमोशनल पर्सपेक्टिव पे ख्याल रखे, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव पे ख्याल रखे, मतलब वो पर्सन उनको टैकल करेगा। उसने एम्प्लॉय कर दिया, वो पर्सन आता है, वो सबको अच्छे से टैकल करता है, सबकी बात सुनता है, प्रॉपर पर्सन को उसकी पोजीशन पे रखता है, मतलब जो काम जिस पर्सन के लिए बना उसको वही काम देता है, प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग करता है टाइम टू टाइम, उनको चीज़ें सिखाता है, उनको मोटिवेट करता है, उनसे बातचीत करता है, और उसके बाद ये देखता है 1 महीने बाद कि कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी हो गई, लोग खुश हैं, और कंपनी अब ऊपर जा रही है। तो बेटा स्टोरी से आपने ये पढ़ा, ये समझा कि अगर एक कंपनी को ग्रो करना है, अगर एक कंपनी को एफिशिएंटली अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना है, तो सबसे अच्छा रास्ता ये है कि सिर्फ आप पैसे पे, सिर्फ आप मशीन पे नहीं, बल्कि वो लोगों पे फोकस करो जो उस गोल को अचीव करने में, जो मशीन चलाएंगे, जो उस गोल को अचीव करने में आपकी क्या करेंगे, मदद करेंगे। और उन लोगों का मैनेजमेंट, मतलब उन लोगों की प्रॉपर प्लानिंग, कि पहले तो हम ये सोचेंगे किसको कहाँ से हायर करेंगे, किसको कहाँ पे रखेंगे, किसको क्या काम देंगे, उनको ऑर्गेनाइज करना, पर्टिकुलर उनकी एक प्लेस रख, मतलब कौन सा पर्सन कहाँ बैठेगा, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके पास कितनी पावर, वो सब चीज़ें उसको बताना है ना। उसको जैसे कभी रिक्वायरमेंट है किसी पर्सन की, तो उसको हायर करना, उनको डायरेक्शन देना, उनको मोटिवेट करना, उनसे कम्युनिकेट करना, और उनके परफॉर्मेंस को ट्रैक करना। जब आप इस तरीके से अपने यहाँ के लोगों को मैनेज करते हो, मीन्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करते हो, तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ योर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और यही है पूरा चैप्टर। इस पूरे चैप्टर में आपको यही सिखाया जाएगा कि आप अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करेंगे, क्या उसका बेनिफिट है आपका। बेसिकली यहाँ पे आपको फीचर समझने हैं और इम्पोर्टेंस समझनी है, और मीनिंग, यही आपके सिलेबस में, ठीक है। मीनिंग आपको समझ में आ गई है अब तक। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेटा क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट, दैट इज मैनेजिंग द पीपल हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। उन लोगों को मैनेज करना जो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं।
उन लोग को थोड़ी ना मैनेज करोगे कि सड़क में जाके किसी को भी उठा के मैनेज करने लग जाओगे, उनको प्रॉपरली उनके साथ बातचीत करके उनको ऑर्गेनाइज करोगे और उनको मोटिवेट करोगे। नहीं, जो लोग तुम्हारे यहाँ काम कर रहे हैं वो तुम्हारे क्या हुए, ह्यूमन रिसोर्स। तो उनके मैनेजमेंट को, उनको मैनेज करने को क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मतलब मैम, मतलब ये कि उनको हेल्प करना कि वो अच्छे से परफॉर्म करें, उनको वैल्यूड फील कराना कि मतलब उनकी भी कोई वैल्यू है ना, उन पे आप अगर जब ध्यान दोगे क्या बोलिए, जब आप उन पे ध्यान दोगे, है ना, उनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करोगे, उनको रिवॉर्ड दोगे, उनसे बातचीत करोगे, तो उनको लगेगा कि वी आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमारी कोई वैल्यू है यहाँ पे। अदरवाइज आपने देखा था उसका दोस्त पहले यही तो कर रहा था, कोई मतलब ही नहीं रखता था वहाँ के एम्प्लॉयज से, इसीलिए उनको कभी कुछ कनेक्शन ही नहीं फील हुआ ऑर्गेनाइजेशन से। तो आप उनको अच्छा परफॉर्म करने में हेल्प करेंगे, आप उनको वैल्यूड फील कराएंगे और उनको ऑर्गेनाइजेशन के गोल से कनेक्टेड रखेंगे। आप भी सोचो किसी ऑर्गेनाइजेशन में कल को काम करने जाओगे, है ना, तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन से तभी जुड़ पाओगे जब वहाँ पे आपको कुछ अपनापन लगेगा, है ना, जहाँ आपको लगेगा यार ये लोग मेरा ख्याल रखते हैं, ये मेरे बारे में सोचते हैं, तभी आप उस ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट कर पाओगे, अदरवाइज आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मीन्स मैनेजिंग द पीपल हु आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। हाउ, कैसे मैनेज करेंगे, बाय मेकिंग देम फील वैल्यूड, हेल्पिंग देम परफॉर्म वेल एंड स्टे कनेक्टेड विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल। ये इंक्लूड करता है एवरीथिंग, मतलब यहाँ पे हम हर चीज़ करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना मतलब हर चीज़ करना, हर चीज़ मतलब ह्यूमन रिसोर्स को रिक्रूट करना, उनकी हायरिंग करना, राइट पर्सन को राइट प्लेस में रखना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको मोटिवेट करना और ये इंश्योर करना थ्रू आउट द जर्नी कि वो अपना बेस्ट दे, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के गोल भी पूरे हो जाएं और वो भी अपनी जॉब में खुश रहें। ठीक, तो हम इस तरीके से चीज़ें करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम बस खाली उनको मोटिवेट ही करेंगे, नहीं, पहले तो सही लोगों को लाओ, सही लोगों को सही जगह रखो, उनको ट्रेनिंग दो, उनको सिखाओ, उनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करो, अच्छा करो, उनको प्रेस करो, उनको ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प करो। तो दिस इज व्हाट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं एक डेफिनेशन पे। तो जो आपके फ्रेंच वेंडल हैं, इन्होंने एक डेफिनेशन दी है, और बेटा डेफिनेशन क्या होता है कि बोर्ड एग्जाम में कभी बोल देता है कि मीनिंग एंड डेफिनेशन चाहिए, तो तुमको वहाँ पे डेफिनेशन लिखनी होगी स्पेसिफाइड ऑथर की, है ना, वहाँ पे आप कुछ ऐसे मीनिंग टाइप पे नहीं लिख पाओगे, ऐसे तो अपने हिसाब से बना के लिख सकते हो आप, बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको एक ऑथर की ही कोट की हुई डेफिनेशन देनी है। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब रिक्रूटमेंट, उनको रिक्रूट करना, सेलेक्शन, सेलेक्ट करना राइट पर्सन को, डेवलपमेंट, उनको ट्रेनिंग वगैरह देके उनको डेवलप करना उनके अंदर स्किल, यूटिलाइजेशन, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना उनके स्किल का, कंपनसेशन मतलब उनको सैलरी वगैरह देना, बोनस वगैरह देना, मोटिवेशन, उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करना, किसको, उनको कौन है, ह्यूमन रिसोर्सेज को ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब इन्होंने बोला कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द रिक्रूटमेंट, selection, development, utilization, compensation and motivation of human resource of the organization. Recruitment, selection, development, utilization, compensation. ये 5 कीवर्ड इनकी डेफिनेशन में आएंगे, ठीक है, जब भी इनकी डेफिनेशन लिखना तुम एग्जाम में, तो ये 5 कीवर्ड लिखना। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द रिक्रूटमेंट, पहले रिक्रूट करोगे, रिक्रूट और सिलेक्शन ये सब आपने क्लास 9-10 में पढ़ा है। क्या होता था रिक्रूटमेंट, मतलब सिर्फ लोगों को इनवाइट करना है कि जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, उसके बाद जब वो आ जाएंगे फिर आप इंटरव्यू लोगे, उनको छाटोगे और बेस्ट सेलेक्ट करोगे। तो रिक्रूटमेंट में आप सबको बुलाते हो, इनवाइट करते हो जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, है ना, जो एलिजिबल कैंडिडेट है। तो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन एंड कंपनसेशन एंड मोटिवेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आरएस डॉक्यूम से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि क्या आपके फीचर्स हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के आपके क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अब हम वो देखेंगे। तो देखो बच्चों, जो आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट समझा अभी से, वही आपके फीचर्स में आपको लिखना है ना। स्पेसिफिक हेडिंग देके हम उसको और स्पेसिफाइड कर देंगे। बाकी जो आपने अभी जिस समझा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स हैं, जो लोग काम कर रहे हैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, उनका प्रॉपर मैनेजमेंट
क्या कहलाता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो अब हम अगर फीचर्स में बात करें तो सबसे पहले आएगा आपका पीपल ओरिएंटेड फंक्शन। मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ना, वो क्या है, पीपल ओरिएंटेड फंक्शन है। ऑफ कोर्स मैम पीपल ओरिएंटेड ही होगा, मशीन ओरिएंटेड थोड़ी ना होगा। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज कर रहे हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या है, लोग हैं, तो ये क्या है, पीपल ओरिएंटेड है। तो ये तो सिंपल था कि एचआरएम फोकस करता है पीपल पे, मतलब जो लोग हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे, हम उनका मैनेजमेंट कर रहे हैं। क्योंकि मशीन्स एंड मनी अलोन कैन नॉट मेक द कंपनी रन। अगर आप ये सोचो कि मैं एक ऐसे कंपनी बना दूं जहाँ पे सिर्फ रोबोट हूँ, जहाँ पे सिर्फ मशीन हो, पूरी कंपनी वो लोग चला ले जाएं, तो क्या आप इतना रिलाई कर सकते हो, इतना भरोसा कर सकते हो अपने टेक्नोलॉजी पे? आज के टाइम पे हो सकता है फ्यूचर में इतनी एफिशिएंसी आ जाए कि शायद ऐसी चीज़ें रन होने लग जाएं, बट क्या आप अभी से इतना कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लोग चाहिए होंगे, मशीन को चलाने के लिए लोग चाहिए होंगे, डिसीजन मेकिंग में लोग चाहिए होंगे। तो आप ये मान के चलो बेटा कि किसी कंपनी को, किसी बिजनेस को रन करना है तो लोगों की ज़रूरत होगी। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम फोकस करते हैं कि उन लोगों को हम मैनेज कर लें, क्योंकि कंपनी सिर्फ मशीन और रोबोट से नहीं चल जाएगी, लोग से चलेगी। तो लोगों को मैनेज करना हमें फोकस करना है, उनको अंडरस्टैंड करना कि उनकी क्या स्किल्स हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, उनको मोटिवेट करना ताकि वो अपना बेस्ट दे पाएँ, ताकि उनको लगे कि हाँ हमें काम करना है और हम अपना बेस्ट दे पाएँ, है ना। तो पीपल ओरिएंटेड फंक्शन है। जैसे कि एग्जाम्पल लो, इन्फोसिस का एग्जाम्पल लेते हैं। वहाँ पे क्या होता है, ओपन हाउस सेशन रन करते हैं। क्या रन करते हैं, ओपन हाउस सेशन रन करते हैं। आप एग्जाम्पल मन हो तो लिखना, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो। थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है, थोड़ा सा लगेगा आपके एग्जामिनर को कि कुछ अलग से आपने लिखा है, कुछ अंडरस्टैंडिंग और बनाई है, तो वो कर सकते हो, ठीक है। तो जो इन्फोसिस है वहाँ पे ओपन हाउस सेशन होते हैं। ओपन हाउस सेशन मतलब क्या होता है कि यहाँ पे वो एम्प्लॉयज़ वगैरह को इन्वाइट करते हैं कि वो ओपनली, मतलब अपनी विलिंगनेस के साथ आएँ और जो भी उनकी फीलिंग्स हैं, है ना, जो भी उनके इमोशंस हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, मान लो, वो मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करें। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉय को लगेगा कि हम पे ध्यान दिया जा रहा है, हमारी फीलिंग को सुना जा रहा है, हमें अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। तो वो खुश रहेगा, वो अपना बेस्ट देगा, ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट होगा। तो अच्छा इनिशिएटिव है इन्फोसिस का कि वो ओपन हाउस सेशन करते हैं, जिससे एम्प्लॉय खुल के, मान लो कभी अपनी बात नहीं बता पाते मैनेजमेंट को, उनको नहीं लगता कि उनकी बात सुन रहा है कोई, तो ओपन हाउस सेशन में वो खुल के खड़े होकर अपनी बात बता सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो, आइडिया हो, मैनेजमेंट के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे लोगों को ट्रस्ट होगा कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन में हमारी बातों को सुना जाता है, हम पे ध्यान दिया जाता है, वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और वो अपना बेस्ट दे पाएंगे, अपना कनेक्ट हो पाएंगे। तो दैट्स बीइंग पीपल ओरिएंटेड, कि आप लोगों पे यहाँ पे क्या कर रहे हो, ध्यान दे रहे हो, ठीक है। तो पहला है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पीपल ओरिएंटेड है। नेक्स्ट फीचर है इसका कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब डिटेल्ड, डिटेल में फंक्शन, मतलब सिर्फ एक टास्क नहीं है कि सिर्फ रिक्रूटमेंट करना मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, या सिर्फ सिलेक्शन करना मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, नहीं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप करोगे, रिक्रूटमेंट करोगे, उनका सिलेक्शन करोगे, उनको ट्रेनिंग दोगे, ठीक है, उनका डेवलपमेंट करोगे, उनको प्रॉपर यूटिलाइजेशन उनका करोगे, उनको रिवॉर्ड, उनको रिकॉग्नाइज करना, उनको प्रेस करना, टाइम टू टाइम मोटिवेट करना। तो तुम्हें ये सारी चीज़ें क्या करने हैं, परफॉर्म करने हैं एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। ये सब कुछ करना है ताकि तुम अपने यहाँ के लोगों को मैनेज कर ले जाओ। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन है, सिर्फ एक टास्क नहीं है, बहुत सारे टास्क परफॉर्म करने हैं, और वो सारे टास्क जो हैं वो हर स्टेज ऑफ एम्प्लॉय पे करने हैं। ये भी देखो कि ये नहीं कि तुम्हें सिर्फ जो यंग हायर कर रहे हो ना, बस तुमको उनका ही, जो फ्रेशर्स हायर किए तुमने, बस उनके ही रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन पे ध्यान देना है, नहीं। जो रिटायर होने वाले हैं उन पे भी आप फोकस करेंगे कि उनका कैसे हम बेटर तरीके से परफॉर्मेंस जो भी है यूटिलाइज करके उनको रिटायर करवा सकते हैं, उनको कैसे हम सेटिस्फाई कर सकते हैं, उनको कैसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग ऑलरेडी मैनेजर हैं उनके कैसे पोटेंशियल को, या उनको और क्या स्किल सिखा दे, और कैसे हम उनको डेवलप कर दे, और क्या ट्रेनिंग दे दे उनको उनके करियर डेवलपमेंट के लिए। तो आप हर स्टेज ऑफ एम्प्लॉय पे क्या कर रहे हो, फोकस कर रहे हो, ये सारे टास्क क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो। तो ये देखो ना, लग रहा है ना कि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है, डिटेल में चीज़ें जा रही हैं। तो ये भी एक इसका फीचर है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव फीचर है। जैसे टाटा ग्रुप पे क्या होता है, जो HR मैनेजर है
वो जो फ्रेश इंजीनियर्स हैं उनका रिक्रूटमेंट कर रहा, मतलब फ्रेश हैं तो इनिशियल स्टेज वालों का रिक्रूटमेंट पे ध्यान दे रहा है। जो लोग मैनेजर हैं उनको ट्रेनिंग वगैरह दे रहा है लीडरशिप की। जो रिटायर होने वाले हैं सीनियर स्टाफ, उनके लिए रिटायरमेंट प्लान की तैयारी कर रहा है, उनके लिए वो सारी चीज़ें बना रहा है। ठीक है, तो वो हर एम्प्लॉय चाहे वो किसी भी स्टेज पे हो उसका क्या कर रहा है, ख्याल रख रहा है, उसके लिए सारे टास्क को क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। तो सिर्फ एक टास्क करना मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं है, बहुत सारे टास्क की सीरीज है और वो टास्क भी आपको हर लेवल हर स्टेज ऑफ एम्प्लॉय पे करना, चाहे वो न्यू हो, चाहे वो जो है एग्जिस्टिंग वो हो, या जो रिटायर होने वाला है उसके लिए चीज़ों को प्लान आउट करना। नेक्स्ट इज स्टाफ फंक्शन। स्टाफ फंक्शन मतलब क्या? स्टाफ फंक्शन मतलब कि एचआर का काम प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाना नहीं है। आप ये कहोगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का काम है प्रोडक्ट और सर्विस बनाना एक कंपनी में, तो आपने पढ़ा नहीं। हमने तो पढ़ा है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का काम है लोगों को जो उसके यहाँ रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करना, है ना, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग प्लानिंग ये सब करना, हमने तो ये पढ़ा है। तो यही है कि ये स्टाफ फंक्शन है, स्टाफ का फंक्शन है। मतलब एचआर का मतलब ये नहीं कि तुम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनाओ या उनको डायरेक्टली सेल करो। आप सेल्स पर्सन नहीं बन जाएंगे एज एचआर मैनेजर कि आप जाके कस्टमर को बेचेंगे या आप उसकी तैयारी करेंगे, आप मार्केटिंग करेंगे। आपका काम वो नहीं है। आपका काम है कि उन लोगों को तैयार करना, ठीक है, उन लोगों को तैयार करना जो ये सारे काम करेंगे, ये आपका काम है। तो देखो इनडायरेक्टली काम जो हो रहा है ना कि सेल्स अच्छे से हो रही है, मार्केटिंग अच्छे से हो रही है, प्रोडक्ट वगैरह का डेवलपमेंट बढ़िया चल रहा है, ये सब की जिम्मेदारी किस पे आ गई? ह्यूमन रिसोर्स पे। क्योंकि तुम ही को सही लोग सेलेक्ट करने हैं और जब तुम राइट पर्सन सेलेक्ट करोगे, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दोगे, उसको सही स्किल सिखाओगे, तभी तो सोचो ना कि वो अच्छे से सारे टास्क चाहे वो मार्केटिंग का हो, सेल्स का हो, प्रोडक्शन का हो, वो कर पाएगा। तो इन सब की जिम्मेदारी इनडायरेक्टली किस पे आई? एचआर पे आई। तो तुम्हें काम खुद नहीं करना है कि तुम प्रोडक्ट बनाने बैठ जाओ या उसको बेचने में बैठ जाओ, नहीं, तुम ऐसे लोग तैयार करो जो बढ़िया सा प्रोडक्ट बना के दे दे और एफिशिएंटली सेल्स मार्केटिंग वगैरह टास्क कर ले। तो ये काम तुम्हारा है कि तुम्हें उन्हें लाना है, सही लोग को हायर करना है, उनको सही ट्रेनिंग देनी है, उनको समय समय पे गाइड करना है, ठीक है, ये तुम्हारा काम है। तो HR डजंट मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट और सेल देम डायरेक्टली। इसकी जॉब है कि ये गाइड करे और क्या करे? सपोर्ट करे उन डिपार्टमेंट को जो ये काम करते हैं, प्रोडक्शन का, मार्केटिंग का, सेल्स का, ऑपरेशन, ये सारे डिपार्टमेंट को आपको क्या करना है? इनको सपोर्ट करना है। अब मैम सपोर्ट कैसे करेगा HR ऐसे सपोर्ट करेगा कि वो सही लोग लाए, है ना। डिपार्टमेंट अच्छे से काम कर पाएंगे जब वहाँ पे सही लोग होंगे, सही टीम बिल्ड होगी, उनकी प्रॉब्लम कुछ है तो उसको सॉल्व किया जाएगा। तो एचआर का फंक्शन क्या होता है बेटा? ये होता है। वो प्रोडक्ट बनाएगा नहीं, वो सेल्स नहीं करेगा, वो मार्केटिंग नहीं करेगा, बट वो लोग ऐसे हायर करेगा जो एफिशिएंट हो और जो इन टास्क को परफॉर्म कर पाए और उनको ये डेवलप करने में हेल्प करेगा। जैसे मारुति सुजुकी की में क्या है, प्रोडक्शन टीम कार बनाती है ना, लेकिन एचआर ही तो होता है जो ऐसे मैकेनिक्स को हायर करके लाता है जो बढ़िया सी कार बना के दे दे। तो टास्क किस पे आया? इनडायरेक्टली एचआर पे आया कि तुम ला के दोगे ना तो अच्छा बनेगा। तो करना आपको है, सेफ्टी ट्रेनिंग अरेंज करना उनके लिए फेयर वर्किंग आवर्स अरेंज करना, ये सारे काम किसके? एचआर के। देखो तुम्हें ये इतना समझ में आया इस चैप्टर से कि एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का बहुत बड़ा रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन में। एक कंपनी कितने अच्छे से चलेगी ये तुम डिसाइड कर सकते हो, ये तुम्हारे हाथ पे है कि वो कितना अच्छा प्रोडक्शन करेगी, वो कितनी अच्छी सेल्स करेगी, वो कितनी अच्छी मार्केटिंग करेगी। रिसोर्सेज तुम लाके दे रहे हो, सही लोग तुम्हें हायर करने हैं, मैनेज तुमको करवाना है, प्लान तुम्हें करना है, कंट्रोल तुम्हें करना है। सो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और चैप्टर की जो स्टोरी थी उसमें देखा ना, वो इसी चीज़ को इग्नोर कर रहा था। जो इतने बड़े फैक्टर को इग्नोर कर रहा था तो कंपनी कैसे सक्सेसफुल होती? एक सक्सेसफुल कंपनी के लिए एचआर टीम बिल्ड होती है। इसीलिए जब आप अभी BBA BCom वगैरह करोगे ना, तो कुछ में तो स्पेसिफिक पहले से ही होता है कि आप किस फील्ड में एचआर करना चाहते हो। BCom एचआर में है या ये MBA में फिर स्पेशलाइज्ड और होता है। वैसे BCom तो अभी जनरल लोग भी कर लेते हैं, लेकिन स्पेसिफिक फील्ड्स भी हैं
और जब MBA करते हो तो MBA में होता है कि HR में जो करना है, मार्केटिंग में करना है, तो वहाँ पे तुमको सोचो कितना ब्रॉड में उसके लिए तैयार करते हैं कि कल को तुम HR मैनेजर बनते हो कहीं के, तो तुमको पता होना चाहिए कि चीज़ों को कैसे करना है। अभी तो तुम्हें बहुत लग रहा होगा हल्का है कि अच्छा प्लान ही तो करना है, मोटिवेट ही तो करना है, लेकिन सोचो उसमें भी बहुत डेप्थ में चीज़ें होती हैं कि मोटिवेट करना है तो कैसे कर रहा है, परफॉर्मेंस को ट्रैक कैसे करेंगे, टूल सीखना, मेथोडोलॉजी सीखना, मतलब बहुत इंजाम चीज़ है ये भी। तो इसको हल्के में मत लेना कि HR का काम बहुत आसान होता है, नहीं, उसका काम बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि प्रिसाइज काम है, ठीक है। नेक्स्ट फीचर है इसका कि परवेसिव फंक्शन है। आपने मैनेजमेंट पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि मैनेजमेंट भी परवेसिव फंक्शन है, कंट्रोलिंग भी परवेसिव फंक्शन है, प्लानिंग मतलब उसके अंदर तो जो भी है फिर वो परवेसिव है। मतलब बेटा क्या होता है परवेसिव का मतलब ये होता है कि हर जगह यूज होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैम मैनेजमेंट तो सिर्फ आपने कहा कंपनी में यूज होता है, सिर्फ वहाँ पे ही तो लोग काम करते हैं तो उनको भी मैनेज करना है। एक बात बताओ, क्या स्कूल में आपके टीचर्स वगैरह हैं, क्या वो लोग में नहीं आते हैं? ऑफ कोर्स आते हैं। तो क्या उनका मैनेजमेंट नहीं होता है? उनकी प्रॉपर आपके यहाँ सिलेक्शन नहीं होती है? होती है मैम, सही इंग्लिश टीचर सेलेक्ट किए जाते हैं, प्रॉपर बाकायदा प्रोसेस करते हैं हम लोग हमारे स्कूल में, होता है ना। उनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जाती होगी, उनको प्रॉपर सैलरी वगैरह उनका ध्यान रखना, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना, उनको सपोर्ट करना, मोटिवेट करना, बेस्ट टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड देना, ये सब होता है कि नहीं होता है? तो तुम्हारे स्कूल में भी क्या हो रहा है? ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट हो रहा है। तो तुम ये नहीं कह सकते हो कि सिर्फ कंपनी या बिजनेस के लिए ही HRM बना हुआ है, नहीं। अगर यही होता तो तुम्हारे स्कूल के लिए क्यों बना होता? हॉस्पिटल में भी होता है, हॉस्पिटल में भी नर्स है, डॉक्टर, इनका भी तो प्रॉपर मैनेजमेंट होगा, है ना, वहाँ पे भी HR काम करेगा। स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, कोई कंपनी होगी, बिजनेस हो गया, पेट्रोल पंप हो गया, कैफे हो गया, हर जगह मैनेजमेंट होगा, हर जगह लोग काम कर रहे हैं तो हर जगह उन लोगों का मैनेजमेंट होगा। तो इसीलिए कहेंगे ये परवेसिव फंक्शन है, मतलब हर जगह है, हर ऑर्गेनाइजेशन में आपका ह्यूमन रिसोर्स है तो हर ऑर्गेनाइजेशन में आपका ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट है, हर लेवल पे, हर डिपार्टमेंट में, कंपनी में आओ हर लेवल पे होगा, चाहे टॉप लेवल हो, लो लेवल हो, मिडिल लेवल हो। अब आप ये कहो कि मैम सिर्फ टॉप लेवल के जो लोग हैं हमें उनके लिए ही प्रॉपर सेलेक्ट करना है कि कौन टॉप लेवल में बैठेगा, टॉप लेवल की चीज़ें हैंडल करेगा, सिर्फ हमको उनकी ट्रेनिंग पे ध्यान देना है, हमको सिर्फ उनको ही प्रॉपर मोटिवेट करना है क्योंकि वही कंपनी चलाएंगे। अच्छा, तो मिडिल लेवल वाले क्या क्यों आए कंपनी में? उनका कोई काम नहीं है, टॉप लेवल जो बोल रहा है कर कौन रहा है अल्टीमेटली? कर तो मिडिल लेवल वाले रहे, और मिडिल लेवल जो बोल रहा है टास्क को डेलीगेट करके वो कौन कर रहा है? लोअर लेवल वाले कर रहे हैं। तो जब सब मिलके करेंगे तभी तो कंपनी आगे बढ़ेगी। क्या टॉप लेवल वाले सिर्फ प्लानिंग बना के कुछ उखाड़ लेंगे कंपनी का कि हमको 20% सेल इंक्रीज करनी है, हमने पॉलिसी बना दी है, टॉप लेवल पे बैठ के एग्जीक्यूट कौन करेगा? मिडिल वाले, लोअर वाले। तो हमें उनको तैयार करना पड़ेगा, हमें उनको प्रॉपर सेलेक्ट करना पड़ेगा, हमें उनको भी प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है, प्रॉपर उनकी स्किल डेवलप करना है, प्रॉपर मोटिवेट करना है ताकि मेरा ये टास्क पूरा हो जाए। तो मतलब हर लेवल पे होगा, ठीक है, हर डिपार्टमेंट पे होगा। तुम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ मार्केटिंग वालों में मैम हम ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करेंगे। क्यों? जो प्रोडक्शन वाले क्या उनको ज़रूरत नहीं है? अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले ने सही प्रोडक्ट नहीं बनाया तो तुम क्या जाके मार्केट में उसको बेच लोगे? वो डीमोटिवेटेड है, वहाँ का सही वर्कर को सही काम नहीं दिया जा रहा है, वो सही प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे हैं, तो क्या आप बेच लेंगे उसको? नहीं ना। तो मतलब हर डिपार्टमेंट में भी आपको ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना है। तो क्या समझ में आया कि ये हर जगह है, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका कोई भी लेवल हो या उसका कोई भी डिपार्टमेंट हो, जहाँ पे भी आपको लोग दिख जाएंगे वहाँ पे आपको उनका प्रॉपर मैनेजमेंट करना होगा, तभी आप गोल्स को अचीव कर पाओगे। तो ये क्या है? ये आपका परवेसिव फंक्शन है। जैसे एग्जाम्पल में आप एक दो लिख देना, जैसे इंडिगो एयरलाइन है। अब आपको एयरलाइंस, एयरपोर्ट, इन सब में क्या ज़रूरत होता है? वहाँ की केबिन क्रू, इन लोगों को क्यों मैनेज करते हैं? वो ताकि वो अपना बेस्ट दें, ताकि वो अपना बेस्ट दे, कस्टमर को प्रॉपर सेटिस्फाई कर पाए, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं। आप देखते होंगे जो एयरलाइंस वगैरह जिसमें जैसे आपको जाना रहता है, वहाँ पे जब आप सेलेक्ट हो जाते हो उसके बाद वो लोग अपनी खुद की भी ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन इंटरव्यू वगैरह के लिए आप सीखते हो कोर्सेज वगैरह, मुझे नाम नहीं याद आ रहा कौन सा, फ्रैंकलिन कुछ ऐसे है,
वो लोग क्या करते हैं, आपको प्रिपेयर करते हैं इंटरव्यू वगैरह, जो आप क्रैक कर ले जाओ, केबिन क्रू इन सब में सेलेक्ट हो जाओ। तो वो भी आपको क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए वहाँ पे, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है। वो लोग भी सेलेक्ट करके आपको अपने माहौल में डालते हैं, प्रॉपर ट्रेन करते हैं, मोटिवेट करते हैं आपको कि अपना बेस्ट दो यार, कस्टमर को प्रॉपर सेटिस्फाई करना है। तो हम वहाँ पे भी मैनेज कर रहे हैं। जोमेटो वाले है ना, ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप, ये कितने सारे लोग सोचो काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो वो लोग क्या करते हैं, ऑफर निकालते रहते हैं कि आप नाइट ड्यूटी करेंगे तो हम आपको क्या करेंगे, डबल प्राइस देंगे। तो वहाँ पे भी उनका ख्याल रख रहे हैं ये लोग कि भाई तुम ज़्यादा कर रहे हो तो तुमको ज़्यादा दे रहे हैं, है ना। उनकी प्रॉपर कोई प्रॉब्लम है तो पूछना, कहाँ दिक्कत आ रही है उसको सॉल्व करना, क्योंकि चल तो कंपनी अल्टीमेटली लोगों से रही है। तो लोगों पे तो आपको क्या करना है, ध्यान देना ही देना है। इसीलिए हम कहते हैं कि एचआरएम परवेसिव है, जहाँ लोग वहाँ एचआरएम, ठीक है। और जहाँ जहाँ लोग होंगे, तुम्हें पता है हर जगह होंगे, तो एचआरएम होगा। नेक्स्ट इज चैलेंजिंग फंक्शन। यहाँ पे एक इंसान को ये लाइफ में समझना बहुत मुश्किल होता है, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को तो पूरे एम्प्लॉयज़ को समझना है। तो सोचो कितना चैलेंजिंग फंक्शन है ये, कितना चैलेंजिंग फंक्शन है। तो आपको ये लग रहा होगा कि लोगों को मैनेज करना क्या है, बस उनसे पूछ लेंगे उनको क्या चाहिए, उनको लाके दे देंगे, टाइम टू टाइम जाके मोटिवेट कर देंगे, वेरी गुड, अच्छा कर रहे हो, करते रहो, हो गया काम खत्म। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर पर्सन की चीज़ें अलग होती हैं, हर पर्सन मोटिवेट अलग अलग तरीके से होता है। कुछ को पैसा उतना अट्रैक्ट नहीं करता, कुछ को पावर पोजीशन अट्रैक्ट करती है, उनको पसंद है कि भाई लोग हमें रिकॉग्नाइज करें, दैट्स इट, आई वांट दिस इन माय लाइफ। कुछ को है कि नहीं, हमें रिकॉग्नाइज करो ना करो, हमें उससे वही फर्क नहीं पड़ता, हमें पैसा चाहिए। तो ये एचआर समझेगा, एचआर मैनेजर समझेगा कि किसको क्या चाहिए, हम उसको उस तरीके से मोटिवेट करेंगे। सोचो ना, किसी को पैसा चाहिए हो, तुम उसको रिकॉग्नाइज करे दिए पड़े हो कि हम आपको सर ये बनाए दे रहे हैं, वो बनाए दे रहे हैं, ताली बजवा रहे हैं लोगों से, उसको कोई फर्क नहीं, वो कुछ मोटिवेट नहीं होगा, नहीं करने वाला वो काम। हम उसको जो चाहिए वो तुम दे नहीं रहे हो। तो हर तरीके से एक चार में क्या होता है, आपको दिमाग लगाना होता है, किसको क्या चाहिए, लोग कैसे सोच रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं, उनकी बात समझना, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना, उनको सेटिस्फाइड करना। और हर तरीके के लोगों का तरीका अलग है, तो उसको समझने में भी आपको बेटा क्या लगेगा, समय लगेगा, चैलेंजिंग है। आप हो सकता है कोई सोल्यूशन दे दो, उसको ना समझ में आए, वो एकदम ब्लास्ट हो जाए, फिर कैसे मैनेज कर लोगे चीज़ों को। तो चैलेंजिंग फंक्शन है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि लोग मशीन तो है नहीं कि मशीन को इंस्ट्रक्शन दे दी और चीज़ें हो गई, उनके अपने इमोशंस हैं, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, आपको अंडरस्टैंड करना होगा। और उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको चीज़ों को समझना होगा, समझने के लिए समय देना होगा, और एक चैलेंजिंग फंक्शन निकल के आता है। जैसे अमेज़ॉन में जो एचआर है, वहाँ पे उसको काफ़ी चैलेंजेस फेस करने होते हैं। जैसे जब पीक सेल होती है, पीक सेल सीजन होता है ना, तो बहुत एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेट होते हैं। जब आप लोग देखते हो ना अमेज़ॉन बिग बिलियन, फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल और अमेज़ॉन की फेस्टिव सेल, आप लोगों को तो मज़ा आती है कि सब डिस्काउंट पे चल रहा है, लेकिन सोचो ना कस्टमर केयर के लोग या जहाँ वहाँ की जो चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, उन पे कितना ज़्यादा प्रेशर आता है उस टाइम पे कि सेल इतनी ज़्यादा हो रही है और हमें सब कुछ मैनेज करना है। एक एम्प्लॉय बहुत स्ट्रेस पे हो जाता है। तो एचआर अब वहाँ पे तुम्हारा बहुत बड़ा रोल है, तुमको वहाँ पे मैनेज करना है उनको, तुम्हें उन्हें समझाना है, उन्हें काम डाउन करना है, भाई उनको ब्रेक्स दे सकते हो तो वो करो, शिफ्ट वगैरह कुछ चेंज कर सकते हो उनके लिए वो करो। मतलब तुमको दिमाग लगाना है, तुमको हैंडल करना है, टैकल करना है, क्योंकि अगर तुम उनको टैकल कर ले जाओगे ना, तभी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा कर पाएगी, अदरवाइज चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम दिमाग लगाते हैं, हमारे लिए चैलेंजिंग टास्क है कि हम कैसे लोगों को मैनेज कर लें, उसके लिए हमें चीज़ें सोचनी होंगी, डायरेक्शन में जाना होगा, एंड देन हम वो चीज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब ये जैसे परवेसिव वाला था कि हर जगह है, वैसे ये दिमाग में रखो कि कॉन्टिन्यूस है। मतलब एक बार तुमने लोग ले आए, उनको ट्रेन कर दिया, ठीक है, जैसे तुम्हारी नई ऑर्गेनाइजेशन है, तुम लोग ले आए, तुमने ट्रेन कर दिया, उनको मोटिवेट कर रहे हो, डायरेक्ट कर रहे हो, बता दिया, सब कुछ खत्म। अब तुम सोचो तुम्हारा काम खत्म, अब एचआर मैनेजर का कोई रोल नहीं है, अब आप जाइए। ऐसा नहीं है, हर दिन एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम आ सकती है और आपको वहाँ पे हैंडल करने के लिए चाहिए होगा एचआर। हर दिन एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए कोई ना कोई चाहिए होगा, हर दिन उनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए हमें लोग चाहिए होगा, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, आपको हर स्टेज पे प्लान करना है, हर स्टेज पे ट्रैक करना है, हर स्टेज पे उनको मोटिवेट करना है। तो ये नहीं कि एक बार हो गया और ख़त्म हो गया, नहीं, ये चलता जाएगा।
एचआर मैनेजर का जो रोल है वो हमेशा रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे कि इन्फोसिस में एचआर रेगुलरली ट्रेनिंग प्रोग्राम अपडेट करता रहता है और हम अपने एम्प्लॉय को क्या सिखा दें और क्या स्किल डेवलप कर दें इन पे। ये एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है, उसके बारे में इनको अवेयर कराना है, उसके बारे में हम इनका ट्रेनिंग सेशन लगवाते हैं। तो एचआर का जो रोल है ना बेटा वो कॉन्टिन्यूस है, इसलिए कहेंगे जो एचआरएम है वो क्या है आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। इंडिविजुअल ओरिएंटेड, एचआरएम ट्रीट्स एवरी एम्प्लॉय एज अ यूनिक इंडिविजुअल। जो एचआरएम है ना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसमें हम हर इंडिविजुअल को यूनिक मान के चलते हैं। क्योंकि आप ये बताओ, जो आप हो, ठीक है, और आपका जो दोस्त है, क्या आप लोग एक जैसे हो? नहीं मैम, मेरी चॉइस अलग है, उसकी चॉइस अलग है, वो अलग चीज़ों से अफेक्ट होता है, मैं अलग चीज़ों से अफेक्ट होता हूँ, है ना, अलग होना। इसी तरीके से सोचो, एक कंपनी में 3 लाख प्लस एम्प्लॉय हैं और वो सब अलग अलग तरीके से सोचते होंगे। कुछ का हो सकता है कॉमन कि हम एक टर्म पे निकाल लें कि कुछ इससे मोटिवेट हो रहे हैं पैसों से, कुछ हो रहे रिकॉग्नाइजेशन से, तो जिनको वो चाहिए हम उस तरीके का बना कर रखेंगे सिस्टम, और जिनको पैसा चाहिए उनके अलग अलग तरीके का सिस्टम बना रखेंगे मोटिवेट करने के लिए। तो बेटा काम ये है कि हम हर पे फोकस करना चाहते हैं। तो मैम ये क्या पॉसिबल हो पाएगा एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के लिए कि वो 3 लाख एम्प्लॉय से डे टू डे इंटरेक्ट कर ले जाए? ऑफ कोर्स नहीं पॉसिबल है। तो करेगा कैसे? वो सिस्टम बना के रखते हैं अपने। जैसे कि मुझे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस ट्रैक करनी है ना, तो मैंने परफॉर्मेंस ट्रैकर लगा रखा है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ट्रैक होती रहती है परफॉर्मेंस, किस एम्प्लॉय ने कितना सेल्स यूनिट करी, वो सब आता रहता है। एम्प्लॉय भी देख सकते हैं, वो भी मोटिवेट हो सकते हैं, अच्छा मेरा परफॉर्मेंस ऐसे है, मैं और अच्छा करता हूँ, ठीक है। मैंने रिवॉर्ड प्रोग्राम सेट कर रखा है कि जिसकी सेल गई, मान लो टारगेट बेस्ड है, जिसकी सेल गई हम उसको रिवॉर्ड देंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, उसकी फोटो आ जाएगी स्क्रीन पे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हर पे ध्यान दे सकते हैं। तो इंडिविजुअल को क्या लगेगा, एम्प्लॉय को क्या लगेगा, अच्छा मेरा भी तो नाम आ रहा है लिस्ट पे, मुझे भी तो ट्रैक किया जा रहा है, मेरी परफॉर्मेंस के लिए भी तो मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है, मतलब मेरे पे भी ध्यान हो रहा है। तो हम हर पे ध्यान देते हैं। हर पर्सन की अलग अलग नीड है, उसके गोल्स है, उसकी एबिलिटी है। जैसे अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी मुझे अरेंज करवाना है तो मैं ऐसा अरेंज कराऊंगी जो सबके लिए सूटेबल हो। मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत फास्ट ट्रेनिंग करवा देंगे कि जो बहुत जल्दी सीख सकते वही सीख लें, या बहुत स्लो ट्रेनिंग प्रोग्राम है कि फास्ट वाले बोर हो जाए। नहीं, मैं ऐसा सेट करूंगी, हो सकता है मैं स्टेजेस वाइज कर दूं कि इजी, मीडियोकर एंड देन हम ऐसे से धीरे धीरे जाएंगे, जिससे सबको मज़ा भी आए और सब लोग को लगे कि हाँ हमारे लिए भी ये प्रोग्राम बना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल ओरिएंटेड है एचआरएम, हम सब पे फोकस करते हैं कि सबकी ग्रोथ हो, सब सेटिस्फाइड रहे, सब खुश रहें और चीज़ें स्मूथली चले और ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा हो जाए। जिससे गूगल क्या करता है, अपने एम्प्लॉय को 20%, उसका 20% रूल चलता है, वो 20% का जो समय है वो देता है अपने एम्प्लॉय को, जिससे वो अपने कुछ एम्बिशंस जो है वो पूरे करना चाहता है, या उसको लगता है कुछ स्किल सीखनी है, या उसको कुछ अपना प्रोजेक्ट बनाना है, तो वो उस पर ध्यान दे, जिससे भाई उसका प्रोजेक्ट मान लो चल गया तो कंपनी को भी बेनिफिट हो जाएगा उस चीज़ से, ठीक है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ओरिएंटेड। जो एचआरएम है उस पर हमारा फोकस क्या है कि हम एम्प्लॉयज़ को डेवलप करें, उसके जो पोटेंशियल है उसको हम डेवलप करें। कैसे डेवलप करेंगे मैम पोटेंशियल को? ट्रेनिंग दे दो, तुम्हें लगता है कि उसके अंदर ये चीज़ है, काबिलियत है, वो सीख सकता है, तो हम उसे ट्रेनिंग देंगे, हम उसको सिखाएंगे, है ना। वर्कशॉप अरेंज करा दो, करियर ग्रोथ प्रोग्राम अरेंज करवा दो, जिससे एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जिनको अगर वहाँ पे कुछ ग्रोथ नहीं दिखती, या उनको नहीं लगता कि उनकी कोई स्किल इंप्रूवमेंट हो रही है, मतलब उनको लग रहा है बस यार डे टू डे काम कर रहे हैं अभी हम, है ना, हमें कुछ नया नहीं सीखने को मिल रहा है, तो वहाँ से वो लोग छोड़ देते हैं, वो स्विच कर जाते हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ उनका वो नीड सेटिस्फाई हो पाए। तो इसीलिए बेटा एचआर का बहुत बड़ा रोल रहता है कि एम्प्लॉयज़ को ऐसा कभी मत फील होने दो कि उसको ये लगे कि यार हमारा यहाँ कोई ग्रोथ नहीं, हमें कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है। उसको डेवलप करने के लिए आप उसको अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। जैसे टाटा स्टील क्या करती है, रेगुलरली डेवलपमेंट प्रोग्राम, कुछ स्किल प्रोग्राम ऐसे अरेंज करवाती रहती है, जिससे लोग कुछ नया नया सीखते जाते हैं और मोटिवेट रहते हैं, और उनको लगता है कि हाँ हम कुछ, जैसे लीडरशिप प्रोग्राम मैंने करवा दिया, तो मुझे लग रहा है यार कुछ एम्प्लॉय हैं जिनके अंदर टैलेंट है, दे कैन बी गुड लीडर, दे कैन बी गुड फ्यूचर मैनेजर, तो मैंने उनको स्किल सिखवाई, उनको आ गई, तो उनको भी लगेगा कि अच्छा अब हमें ये आ गया है, तो हमारे पास पूरा स्कोप है इसको सीखने के बाद कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ मैनेजर, एज अ लीडर अप्लाई कर दें इंटरनली, है ना, तो वो हम करेंगे। नेक्स्ट इज एक्शन ओरिएंटेड। जो एचआरएम है वो बिलीव करता है करने में, नॉट जस्ट प्लानिंग। ऑफ कोर्स एक एचआर मैनेजर मान लो
बस ये सोच रहा है कि मैं ऐसे करूँगा, मैं लोगों को इस तरीके से मोटिवेट करूँगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम ये लॉन्च करने वाले हैं हम, बहुत लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे मान लो आप ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन में 20% गूगल का रूल अप्लाई करना चाहते हो, हम 20% रूल अप्लाई करेंगे। आपने बहुत सारी चीज़ें बता दी, बहुत सारा आपने तीन जम झाड़ दिया, लेकिन आपने उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। मैंने कह दिया कि मैं 24 आवर्स का जो एक प्रोग्राम लॉन्च करने वाली हूँ, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ के साथ हम डे टू डे इंटरेक्ट करेंगे, नाइट शिफ्ट डे शिफ्ट वाले सबके लिए वो प्रोग्राम है। आप जब भी फ्री हो आप आइए, अपने पॉइंट्स रखिए, अपने प्रॉब्लम रखिए, हम उसको सॉल्व करेंगे। मैंने अनाउंस कर दिया, लेकिन मैंने करा कुछ नहीं, तो बेकार हो जाएगा, काम बेकार हो जाएगा। इससे फ़ायदा क्या हुआ? लोग तुम पे बिलीव कर रहे हो और तुम कुछ कर नहीं रहे हो। इसीलिए एचआरएम का काम है कि वो सिर्फ प्लानिंग ना करे बल्कि करे। अगर उसको लगता है एम्प्लॉय की कोई प्रॉब्लम है तो प्रैक्टिकली ये प्लान ना बनाए कि हम ऐसे सॉल्व कर देंगे। अरे तुम उसको सॉल्व करो, प्रॉब्लम को सॉल्व करो, एक्शन लो, उनसे बातचीत करो, है ना। जैसे एम्प्लॉयज़ जो फ्लिपकार्ट पे काम करते हैं, मान लो उनको डिलीवरी स्ट्रेस हो रहा है, उनको नहीं समझ में आ रहा है, उनको लग रहा है कि यार बहुत डिलीवरी हो रही है और हमें क्या हो रहा है, हमें समय नहीं मिल रहा है, हम खाना नहीं खा पाते हैं, हम दिन भर धूप में दौड़ते रहते हैं। अब मुझे पता चल गया एज एचआर मैनेजर, मुझे पता चल गया अच्छा मेरे एम्प्लॉयज़ को दिक्कत हो रही है, मेरे एम्प्लॉयज़ मुझसे बोल रहे हैं सब कुछ। मैंने क्या कहा, मैंने कहा ठीक है मैं प्लान करती हूँ, कुछ सोल्यूशन देते हैं, क्या कुछ देखते हैं। तो क्या मैं इस तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ मोटिवेट या उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करके क्या उनको ठीक करके ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जा पाऊंगी? नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ दिलासा दे रही हूँ। तो एचआरएम का काम ये नहीं है, उसका काम है कि वो एक्शन ले। मुझे अगर लगता है कि अच्छा ये प्रॉब्लम है तो मैं तुरंत एक्शन लूँ, मैं पूरा उनका शेड्यूल बदल दूँ, नाइट शिफ्ट वगैरह में कुछ चेंजेस कर दूँ, ठीक है, रेस्ट टाइम इंक्लूड कर दूँ, जिससे उनकी प्रॉब्लम हम इमीडिएटली सॉल्व कर ले जाएँ। क्योंकि मेन काम मेरा क्या है एज एचआरएम मैनेजर, मेन काम है मेरा लोगों को मैनेज करना। तो अगर मैं वो सही से नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ प्लान बोल के चुप हो रहा तो कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट इज फ्यूचर ओरिएंटेड। जो एचआरएम है ना वो फ्यूचर ओरिएंटेड है। फ्यूचर ओरिएंटेड मतलब क्या? मतलब बेटा कि आप आने वाले फ्यूचर को भी देख के अपने ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करते हो। जैसे मुझे लग रहा है कोई टेक्नोलॉजी आने वाली है या कुछ, जैसे अभी आप देखते हो ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चल रहा है, मुझे लग रहा है कुछ मेरे एम्प्लॉयज़ हैं उनको थोड़ा सा मान लो ChatGPT के कुछ स्पेशलाइज्ड वर्जन वगैरह सीखने की नीड है, इससे हमारी प्रोडक्टिविटी और इन्हांस होगी कि कैसे वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके प्लान आउट कर ले चीज़ें। तो मैं क्या करूँगी, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए वो सेशन ऑर्गेनाइज करूँगी, उनको ट्रेनिंग दूंगी, है ना, ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च करूँगी, जिससे वो फ्यूचर के लिए तैयार रहें। तो फ्यूचर नीड ऑर्गेनाइजेशन की हमेशा प्लान करना, ये इंश्योर करना कि जो सही लोग हैं, है ना, उनको सही स्किल सिखाई जाए, जिससे वो फ्यूचर में कोई भी चैलेंज आए तो उसको डील कर ले जाएं। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री में एचआर फ्यूचर की प्लानिंग करता है। जैसे मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही, डेटा साइंस आ रही, तो मैं ये कर सकती हूँ कि मैं आज के ही लोगों को तैयार करूँ उसके लिए, या मैं कोई नई हायरिंग करूँ, है ना, उसके लिए तो प्लान कर सकता है। फ्यूचर हायरिंग भी प्लान कर सकता है, या जो भी मेरे आज के एग्जिस्टिंग लोग हैं मैं उनको भी टेक्नोलॉजी सिखा सकती हूँ जो फ्यूचर में आने का स्कोप है। नेक्स्ट इज इंटरडिसिप्लिनरी फंक्शन। एचआरएम क्या करता है, अलग अलग फील्ड से नॉलेज को यूज़ करता है। मतलब एचआरएम मतलब आपको क्या लग रहा है? एचआरएम मतलब मैम सिर्फ हम लोगों को अंडरस्टैंड करें, उनकी नीड्स को अंडरस्टैंड करें, सो मुझे बस साइकोलॉजी की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि लोग कैसे बिहेव करते हैं एंड दैट्स इट। देखो, तुम्हें साइकोलॉजी तो यूज़ करनी पड़ेगी जिससे तुम लोगों का बिहेवियर समझ पाओ, तुम्हें समझ में आ जाए कि इस नेचर का पर्सन इस तरीके से बिहेव करता है। इंट्रोवर्ट है तो ये ज़्यादा नहीं बोलेगा, एक्सट्रोवर्ट है तो ये डिस्कशन में उछल उछल के पार्टिसिपेट करेगा, इसलिए ये ऐसे बिहेव कर रहा है, ये ऐसे बिहेव कर रहा है, मुझे इसको ऐसे हैंडल करना है, मुझे इसको ऐसे हैंडल करना है, ये तो मुझे सेंस होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और भी चीज़ें कि सोशलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए कि एक सोशल ग्रुप को कैसे तुम हैंडल करोगे। जब लोग ग्रुप में परफॉर्म कर रहे हैं तब तुम एज अ एचआर मैनेजर, एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे उस चीज़ों को हैंडल करोगे। इकोनॉमिक्स को कैसे अप्लाई करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स ही तो है, और रिसोर्स इकोनॉमिक्स में फोकस क्या होता है कि रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। तो हम एचआरएम में फोकस करते हैं कि जो भी मेरे रिसोर्स हैं, दैट इज लेबर, उनका मैं प्रॉपर यूटिलाइजेशन करूं, उसकी स्ट्रैटेजी वगैरह बनाऊं। मैनेजमेंट से भी नॉलेज यूज़ करता है। मैनेजमेंट मतलब क्या? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब हम करेंगे ह्यूमन रिसोर्स की। तो ये हर फील्ड की नॉलेज को यूज़ करता है चीज़ों को करने के लिए। ठीक है, HCL में जैसे HCL का एग्जाम्पल लेते हैं तो वहाँ का जो ह्यूमन रिसोर्स है वो साइकोलॉजिकल टेस्ट करता है ताकि वो कैंडिडेट को सेलेक्ट कर पाए। साइकोलॉजिकल टेस्ट मतलब मैंने कि मुझे टेस्ट करना है, जैसे मेरे यहाँ कोई जॉब है
कोई ऐसी जॉब है जो बहुत ही टेक्निकल है और वहाँ पे स्ट्रेस प्रेशर काफ़ी रहेगा। तो मैंने ऐसा टेस्ट डिज़ाइन किया जिससे मैं पर्सनैलिटी आइडेंटिफाई कर ले जाऊँ कि कौन सा पर्सन है जो काम कूल पर्सनैलिटी का, जो स्ट्रेस में भी काम कर ले जाएगा। तो मैंने वो किया, तो मतलब मैंने साइकोलॉजी का यूज़ किया लोगों को सेलेक्ट करने के। सोशलॉजी का यूज़ करते हैं SCL, टीम बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। मान लो मैंने कोई सर्वे करा दिया तो मैंने वहाँ सोशलॉजी यूज़ करी, ठीक है। लोग को मैनेज करने के लिए हमने मैनेजमेंट की नॉलेज को यूज़ किया। ओके, नेक्स्ट है साइंस एज वेल एज आर्ट। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ना बेटा, वो साइंस भी और आर्ट भी है। मैम ये मतलब क्या, हम यहाँ ड्राइंग भी बनाएंगे और एक्सपेरिमेंट भी करेंगे? जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है क्या वो ड्राइंग वगैरह बनाता है? और वो साइंस मतलब क्या, एक्सपेरिमेंट कोई केमिकल डाल के ये सब करेगा तो हम कहेंगे वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है? एम्प्लॉयज़ को केमिकल डाल के खुश करेंगे, एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड हो जाएंगे, वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो जाएगा? यही साइंस और आर्ट है? नहीं, ये साइंस और आर्ट नहीं है। साइंस और आर्ट मतलब बेटा क्या, साइंस में आप क्या पढ़ते हो? मैम साइंस में हम रूल्स पढ़ते हैं कि ये होगा तो ये होगा, ऊपर से सामान गिरेगी तो नीचे आएगी बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। हम ये पढ़ते हैं प्रिंसिपल बेस्ड चीज़ें, सटीक फैक्ट्स पे बात करते हैं मैम हम साइंस पे। तो वही तुम HR में भी करोगे, तुम फैक्ट्स पे बात करोगे। मतलब तुमको जब ह्यूमन रिसोर्स को स्टडी करना है, मुझे मेरे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस जाननी है, तो मैं इमोशंस में आके नहीं बह के अरे ये मेरे चाचे का लड़का है, ये यहाँ काम करता है, ये बढ़िया काम करता है, ये नहीं करने वाली मैं वहाँ पे बेटा। मैं वहाँ पे परफॉर्मेंस टूल यूज़ करूँगी, उसको ट्रैक करूँगी, जो डेटा वो ला रहा है उसके बेसिस पे मैं बताऊँगी इसकी परफॉर्मेंस ये, मुझे इसको ऐसे हैंडल करना है, इसकी प्लानिंग इसकी ट्रेनिंग करवाएंगे हम, जिसको नहीं आ रहा भी चीज़। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच, फैक्ट्स बेस्ड अप्रोच का यूज़ कर रही हूँ लोगों को मैनेज करने। तो ये क्या है, ये बोल रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, साइंस है। आर्ट मतलब क्या, क्या हम यहाँ ड्राइंग करेंगे बैठ के? नहीं, ड्राइंग नहीं करनी है मुझे। आर्ट मतलब क्या, आर्ट में आप क्या करते हो, अपनी कला है ना। तुम जैसे मैं तुमको बोलूँगी तुम घर बनाओ, तुम्हारा दोस्त घर बनाए, तो तुम्हारा अलग होगा उसका अलग होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे इमोशंस अलग आ रहे होंगे। तुम्हारा घर तुम जैसा सोचते हो आज के टाइम पे तुम वैसा बनाओगे, वो जैसा सोचता वो वैसा बनाएगा। तो तुम्हारा पर्सपेक्टिव क्या है, कोई फैक्ट वैक्ट की बात नहीं हो रही बेटा यहाँ पे। तुम्हारा पर्सपेक्टिव, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारी फीलिंग, तुम उसके बेसिस पे चीज़ों को बना के रखोगे। वैसे ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को हम ले लेते हैं। वो क्या करता है, वो ये करता है कि वो अपने इमोशंस को यूज़ करके डिसीजंस लेता है। तो कभी कभी फैक्ट्स बेस पे भी जाएंगे। अब मुझे किसी की फीलिंग को अंडरस्टैंड करना, यार मेरा एम्प्लॉय जो है ना वो परेशान है, तो मैं उसको प्रॉब्लम को समझना चाहता हूँ। आई विल ट्राई कि मैं उसको एम्पैथाइज कर पाऊँ, मैं उसकी जगह अपने आप को रख के समझूँ यार कि यार उसके घर में दिक्कत चल रही है इसलिए वो नहीं अच्छा कर पा रहा है, तो मैं उसको वहाँ पे हेल्प कर दूँ, है ना। उसको थोड़ा मतलब मोटिवेट करना, या किस तरीके से यार तुम्हारी मदद हो सकती है बताओ, हम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से बात करते हैं, कुछ तुमको हेल्प करवाते हैं, तो वो करना। तो मतलब एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर साइंस भी यूज़ करता है और आर्ट भी यूज़ करता है। अभी क्लियर हुआ ना। तो HRM क्या है, साइंस भी आर्ट भी, बिकॉज ये डेटा सिस्टम प्रिंसिपल यूज़ करता है। और क्रिएटिविटी, एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर, जैसे HR एट एम्फोसाइज। देखो तुम्हें एग्जाम्पल लिखना हो तो तुम लिखो, मैंने एग्जाम्पल इसीलिए इंक्लूड करें ताकि मैं तुम्हें अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। जैसे इन्फोसिस में क्या होता है, जो HR है वो लोगों की परफॉर्मेंस का डेटा तो साइंटिफिकली एनालाइज करता है। जो परफॉर्मेंस का डेटा आया मैंने उसका फैक्ट वैक्ट स्टडी करके बताया, ये अच्छा कर रहा है ये बेकार कर रहा है, इसको ऐसे मैनेज करेंगे। दूसरा, मैं आर्ट का यूज़ करती हूँ मोटिवेट करने के लिए, लोगों को रिकॉग्नाइज करके उनको मोटिवेट करना, जिसको जैसा रिकॉग्नाइजेशन चाहिए मैं उसको अंडरस्टैंड किया, उसको वैसा प्रोवाइड किया, ठीक है। नेक्स्ट इज यंग डिसिप्लिन। देखो बेटा ये जो HRM है ना, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। पहले लोगों पे ध्यान व्यान नहीं दिया जाता था। पहले ऑर्गेनाइजेशन कंपनियां जो होती ना वो अपना प्रॉफिट की बात करती थी, वो टेक्नोलॉजी की बातें करती थी, वो कभी लोगों की बात नहीं करती थी कि हमें लोगों पे ध्यान देना। उनका लगता था लोगों का काम क्या है, काम करना चाहिए, क्या पैसा दे दो खत्म। उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, मुझे उससे क्या मतलब यार, वो अपना हैंडल कर ले, काम कर देते, आपस में बात कर लो, हैंडल कर लो, मुझे क्या तुमसे। बट ऐसा नहीं है आज के टाइम पे। जैसे ये लेट 1920 का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये याद रखना। ये जैसे मार्केटिंग और प्रोडक्शन से भी नहीं हुआ, मतलब मार्केटिंग प्रोडक्शन आया उसके बाद ही आया, ठीक है। मतलब
लोगों पे ध्यान हमने तब देना शुरू किया और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि कंपनी को समझ में आ गया कि मेरा जो एसेट है ना वो मशीन, वो टेक्नोलॉजी नहीं है, मेरा जो रियल एसेट है ना वो मेरे यहाँ के लोग हैं जो इस मशीन को, उस टेक्नोलॉजी को प्रॉपर यूज़ करेंगे। अगर वो नहीं सेटिस्फाइड हैं, उनको प्रॉपर नहीं ट्रेन किया गया है, उनको प्रॉपर नहीं प्लेस किया गया है, तो मेरी कंपनी कुछ नहीं कर पाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, किसको कह रहे हैं कि ये क्या है, ये एक यंग डिसिप्लिन है, मतलब अभी आया है। जैसे आपने देखा होगा कंपनी जोमेटो स्विगी कैसे पहले थी, नहीं ना, भी आपने अभी एनालाइज किया है, सालों में एक ही आई है। और ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा इसका फोकस है कि अपने ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना, क्योंकि इसको पता है कि इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, जो डिलीवरी और ये सब करवा रहा है, ये स्टॉक मैनेज करना और पैकिंग वगैरह करना, ये सब कौन इन्वॉल्व है, लोग। अगर लोग नहीं सेटिस्फाइड हैं, लोग नहीं प्रॉपर मैनेज हो रहे हैं, लोगों को सही स्किल ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं हम, तो हम कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। तो ये लोगों पे ध्यान दे रहा है और मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हम आने वाले बेटा इम्पोर्टेंस पे, कि इम्पोर्टेंस क्या होती है तुम्हारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, HRM की क्या इंपॉर्टेंस है। देखो तुमने अभी इतना समझा, तुम्हें फंक्शन से भी काफ़ी कुछ समझ में आया, फंक्शन फीचर से काफ़ी कुछ समझ में आया। अच्छा मैम डिटेल में ह्यूमन रिसोर्स में ये चीज़ों पे ध्यान देते हैं, ठीक है, परवेसिव है, कॉन्टीन्यूस है, लोगों का मैनेजमेंट है, यंग डिसिप्लिन है, मतलब मैंने 13 पढ़ाए हैं, 13 पॉइंट्स, आर्ट एंड साइंस है, सब तुमको रिवाइज करना है एक बार, ठीक। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंस पे, और तुम्हारे सिलेबस में ये इंपॉर्टेंस के बाद कुछ नहीं है, मतलब तुम्हें बस मीनिंग पढ़नी है, तुम्हें बस डेफिनेशन पढ़नी है, फीचर्स पढ़ना है और इंपॉर्टेंस पढ़ना है। तो कुछ से भी आ सकता है और हो सकता है फीचर से अगर आता है तो देख लेना मार्क्स वगैरह कितना है, उस हिसाब से लिखना। ऐसा ना हो कि तुम 13 के 13 पॉइंट लिखने पे लग जाओ और वो आया कम मार्क्स का है तो तुम अपना सारा समय ना बोर्ड में बर्बाद कर दोगे। बहुत बच्चे यही करते हैं और इसीलिए कहते हैं कि हमारा तो पेपर छूट जाता है। क्यों छूटता है? क्योंकि तुम प्रॉपर एनालाइज नहीं करते हो कि किसमें क्या लिखना है और कितना लिखना है। 13 पॉइंट्स पढ़ लो, जिसमें से 7 से 8 तो तुमको याद ही होने चाहिए एग्जाम पे, कि दिमाग में क्लिक कर जाए और उसको तुम लिख पाओ समझा के, ठीक। अब हम आ रहे हैं इंपॉर्टेंस पे कि ज़रूरत क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। मैम बहुत ज़रूरत है। अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं होगा तो हम लोगों को नहीं संभाल पाएंगे, लोगों को नहीं समझ पाएंगे, लोगों को ना सही जगह रख पाएंगे, लोगों को ना ट्रेन कर पाएंगे, लोगों को ना डेवलप कर पाएंगे, ना लोगों से कुछ करवा पाएंगे। तो मैम बहुत ज़रूरी है, एक कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने ह्यूमन रिसोर्स को प्रॉपर मैनेज करे, अगर वो अपने गोल को सही से अचीव करना चाहती है तो, वरना कुछ नहीं करे। तो पहला तो अगर हम बेटा, इसीलिए हम तुम्हारी बात पे आते हैं, पहला जो मैं तुमको इंपॉर्टेंस बताऊंगी ना वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी कि कंपनी के लिए क्या क्यों ज़रूरी है HRM। फिर मैं तुमको एम्प्लॉय के लिए बताऊंगी कि उसके लिए क्यों ज़रूरी है। फिर मैं तुमको सोसाइटी पे लेके जाऊंगी। मैम सोसाइटी के लिए क्या मतलब है आपका, सोसाइटी को क्या लेना देना। एम्प्लॉय के लिए भी समझ में आता है कि एम्प्लॉय को नहीं सिखाओगे तो वो मोटिवेट नहीं होगा, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसको प्रॉपर मैनेज किया जाए। वो तो मैं समझ गया। सोसाइटी मतलब क्या मैम, सोसाइटी क्यों आ गई यहाँ पे बीच में, वो क्या कंपनी में काम कर रही है? कोई नहीं बेटा, मैं तुम्हें वो भी समझाऊंगी और मैं तुम्हें ये भी समझाऊंगी कि नेशन के लिए क्यों ज़रूरी है। हाँ मैम कंट्री कहाँ से चली आई बीच में, कंपनी की बातें कर रही है आप, कंट्री पे पहुंची जा रही है। सब समझोगे तुम, पेशेंस के साथ रहो और लास्ट तक देखना, क्योंकि जो तुम्हारे जो डाउट आ रहे हैं ना कि सोसाइटी और तुम्हारा नेशन कहाँ पे आ गया, वो तुमको मैं लास्ट में समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं तुम्हें ये समझाऊंगी कि तुम्हारे कंपनी के लेवल पे HRM क्यों ज़रूरी है। मैम कंपनी के लेवल पे तो हम जानते हैं कि HRM हेल्प करता है कंपनी को कि वो अपने गोल को एफिशिएंटली और तेज़ी से अचीव कर ले। कैसे? क्योंकि ये इंश्योर करता है कि राइट लोग हायर हों, सही लोग को पहले तो ये हायर करे, मतलब मुझे जिस जॉब के लिए जो पर्सन चाहिए वो वही हायर होके आए, उसको सही जगह पे रखना, उसको ट्रेनिंग देना, उसको डेवलप करना, उसको टाइम टू टाइम मोटिवेट करना, उससे बातचीत करना, उसको रिकॉग्नाइज करना, ये सब करेंगे मैम हम। क्यों? ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाएँ और एम्प्लॉय अपना बेस्ट दे पाए। ठीक है, वेरी गुड। तो कैसे हेल्प करेगा? पहला, HRM हेल्प करता है आपको कि आप राइट लोगों को क्या करो बेटा, हायर करो, प्रॉपर रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन करो, ठीक, डेवलप करो उनकी स्किल को। जब तुमने हायर कर लिया, मान लो तुम ले आए हो, सेलेक्ट करके ले आए हो पर्सन को, अब ऐसे ही नहीं छोड़ना, उसको डेवलप करो, उसकी स्किल, उसका पोटेंशियल एनालाइज किया ना तुमने, उसको ट्रेनिंग दो। अगर तुम्हें लगता है इसका और बड़ा पोटेंशियल है तो उसको एडिशनल चीज़ों को सिखाओ, जिससे हम इसको फ्यूचर के लिए एज अ मैनेजर रेडी कर ले, एज अ लीडर रेडी कर पाएँ, एज अ एसेट बना पाएँ। उसको मोटिवेट करना, ये हेल्प करता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन में जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या कर पाएँ, उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट कर पाएँ, क्योंकि अगर वो ढीले हो गए ना तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल पीछे रह जाएगा। तो उनको मोटिवेट करना,
मैन पावर को इफेक्टिवली यूज़ करना ताकि उनका टैलेंट वेस्ट ना हो। सोचो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा बंदा बैठा है जिसको डिजिटल मार्केटिंग की बहुत तगड़ी नॉलेज है, तुमने हायर करते समय यही सब देखा था, सेलेक्ट करते समय कि भाई इसके अंदर नॉलेज है, हमें ऐसा बंदा चाहिए। अब वो आया, तुम उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हो, तो उसको कोई वैसे टास्क ही नहीं दे रहे हो जिससे उसका फुल पोटेंशियल यूटिलाइज हो जाए, तो उसको रूटीन काम पकड़ाए पड़े हो, तो क्या तुम उसका टैलेंट वेस्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ मैम कर रहे हैं। तो एचआर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो टैलेंट वेस्ट मत होने दें। तो एचआरएम ये हमें हेल्प करता है कि हम टैलेंट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर ले। बिल्ड स्ट्रॉन्ग टीम, और कैसे हेल्प करेगा कि मैम ये स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड करने में हेल्प करेगा, जब सही सही लोग लाएंगे, उनको सही सही ग्रुप बनाएंगे, उनके टीम में कोऑर्डिनेशन कराएगा, एचआरएम देखेगा कि सही से काम कर रहे हो ये लोग, कोई अगर इनमें अनबन हो रही तो हम उसको रिजॉल्व कर ले जाएं, है ना। तो टीम बिल्ड होगी, और जब टीम बिल्ड होगी तो ऑफकोर्स ऑर्गेनाइजेशन के गोल अच्छे से पूरे हो पाएंगे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से हेल्प करता है एचआरएम कि आप कंपनी अपने गोल को एफिशिएंटली अच्छे से अचीव कर ले जाओ। उसके लिए मैं तुम्हारे लोगों का प्रॉपर ख्याल रखूंगा। एचआरएम कहता है कि मैं उनकी प्रॉपर रिक्रूटमेंट करूंगा, सिलेक्शन करूंगा, ट्रेनिंग करूंगा, उनका पोटेंशियल डेवलप करूंगा, उनको मोटिवेट करूंगा, उनका टैलेंट नहीं बर्बाद होने दूंगा, जिससे तुम्हारे एम्प्लॉयज अपना बेस्ट देंगे और तुम्हारा जो ये गोल है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैंने ये दिया है कि इन्फोसिस में जो एचआर होता है वो प्रॉपर केयर करता है कि जो स्किल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो आए, उनको ट्रेनिंग देना, उनको बोनस देना, उनकी ग्रोथ पे ध्यान देना, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में वो क्या करे, हेल्प करे। नेक्स्ट आता है कि प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस क्या है। प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस मतलब एम्प्लॉय के लेवल पे क्या फ़ायदा है एचआरएम का, वो भी उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्या एचआरएम जो है वो क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ इंप्रूव करता है एम्प्लॉय की। क्या इंप्रूव करता है? क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। कैसे करेगा मैम? देखो बेटा, जो पर्सन जिस चीज़ के लिए बना है ना, उसको वही काम दे रहे हैं, तो वहाँ पे वो खुश रहेगा, अपना बेस्ट दे पाएगा। ठीक, उसको टाइम टू टाइम हम मोटिवेट करेंगे, उसके लिए सही वर्किंग कंडीशन देना, उसको सही टाइम पे पे करना, उसकी पर्सनल ग्रोथ का ध्यान रखना, उसका वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करना। तो इससे तुम्हारे एम्प्लॉय को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं एचआरएम? सोचो एचआरएम नहीं होगा तो एम्प्लॉय के लिए ये सब किया जाएगा क्या? नहीं किया जाएगा। तो एम्प्लॉय को क्या फ़ायदा मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। तो इसलिए एचआरएम उनके लिए भी क्या है, ज़रूरी है, क्योंकि वो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। तो ये हेल्प करता है एम्प्लॉय को कि उनको फेयर चांस मिले करियर डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, उनके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ रहें, उनका अच्छा रिलेशन बनाया जाए वर्कर्स और मैनेजमेंट के साथ। एक एम्प्लॉय की लड़ाई हो रही है वर्कर के साथ, ये मैनेजर के साथ नहीं बन रही है, तो एचआर मैनेजर सब हैंडल करेगा, उसको हेल्प करेगा कि वो चीज़ें, कॉन्फ्लिक्ट जो भी है रिजॉल्व हो और प्रॉपर वो कंप्लीट पीसफुल माइंड के साथ काम कर पाए। उसको प्रॉपर वर्क एलोकेट करना, भाई तुम्हारे अंदर जो काबिलियत है एचआरएम फोकस करेगा तुमको वही काबिलियत के हिसाब से काम दिया जाए, जिससे तुम अपना बेस्ट करो, मतलब तुम्हारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अच्छी रहे, तुम स्ट्रेस में काम मत करो। तो एम्प्लॉय के लिए ये फ़ायदा है। ठीक, आप जो तुम मुझसे कह रहे थे ना कि सोसाइटी पे कहाँ पे आ गए आप, सोसाइटी का क्या कनेक्शन है एचआरएम से? तो देखो बेटा, जो एम्प्लॉयज़ है ना, ये बताओ क्या आसमान से टपक के कंपनी में आते हैं? कहाँ से आते हैं बताओ? मैम आसपास के एरिया से आते हैं। हाँ, तो आसपास की एरिया क्या है? सोसाइटी है। तो सोसाइटी में एचआरएम कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है, इनडायरेक्ट देखा जाए तो कर रहा है। तो एचआरएम जो है ना वो सोसाइटी को भी बेनिफिट देता है। कैसे? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देके। सोसाइटी वाले कभी ये नहीं कहेंगे कि बेरोजगारी है, हम अपनी कंपनी में जॉब्स निकाल रहे हैं, लोगों को हायर कर रहे हैं, उनको प्लेस कर रहे हैं, उनको नौकरी दे रहे हैं, उनको पे कर रहे हैं, उनका घर चल रहा है। सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे रही है कंपनी, तो ये कब पॉसिबल है? एचआरएम के थ्रू। तो एचआरएम क्या करता है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, ह्यूमन का टैलेंट वेस्ट नहीं होता, सोसाइटी में जो लोग हैं उनका टैलेंट वेस्ट नहीं होता, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपनी स्किल को यूज़ करें और कंपनी की ग्रोथ में हेल्प करें। तो एचआरएम ये मेक श्योर करता है कि हम सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, ठीक है, जॉब्स प्रोवाइड करें, उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करें, बैलेंस करें जॉब और स्किल को इन द जॉब मार्केट। मतलब मान लो जॉब नहीं है, स्किल बहुत है, तो एचआरएम का काम क्या है? रिक्रूटमेंट का, सिलेक्शन का। तो एचआरएम इंश्योर करेगा कि जो मुझे स्किल चाहिए वो मैं मार्केट से उठाऊं, तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करूं, एम्प्लॉयमेंट होगा, उनको पैसे देंगे, वो अपनी चीज़ों को, लाइफ स्टैंडर्ड को बढ़ा पाएंगे। तो ये सब पॉसिबल है इसके वजह। ये अनएम्प्लॉयमेंट का स्ट्रेस नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा,
जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, ये लोग कितने लोग को सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं? दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? दे रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि कोई वेस्ट घूम रहा है कि काम नहीं है तो हम चोरी कर रहे हैं, नहीं, हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो एचआरएम के थ्रू ये पॉसिबल है। तो सोसाइटी को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यूजफुल है कि नहीं एचआरएम उसके लिए? है। अब आप कह रहे थे कि मैम कंट्री में कहाँ से आ गई, सोसाइटी का भी नहीं समझ में आया, सोसाइटी का आप तुम समझ गए। अब आप कहेंगे कि मैम कंट्री पे कहाँ जाएंगे? बेटा सोसाइटी क्या टपक के आई है कहीं से? पार्ट किसका है? कंट्री का ही है ना। तो अल्टीमेटली कंट्री को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऑल ओवर देखा जाए हर जगह कंपनियां हैं, पूरी सोसाइटी में नौकरियां हैं, लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, लोग मार्केट से सामान खरीद रहे हैं, कंट्री में जो भी गुड्स सर्विसेज है उसका फ्लो अच्छा हो रहा है। तो कंट्री ग्रो करेगी कि नहीं करेगी? उसके पास इनकम आ रही है कि नहीं आ रही है? लोगों से आ रही है, इनकम लेवल बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, जीडीपी, लोग गुड एंड प्रोडक्शन हो रहा है, कंट्री में चीज़ें हो रही कि नहीं हो रही है? तो नेशन लेवल पे भी इसकी इंपॉर्टेंस है। एचआरएम सिग्निफिकेंट है कंट्री या नेशन के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। कंट्री तभी ग्रो करती है जब उसके लोग क्या हो? स्किल्ड हो, एफिशिएंट हो, उनके पास जॉब हो, उनके अंदर टैलेंट हो, वो काम करें, कंट्री के लिए ऐसे एसेट्स बनाए जो कंट्री को आगे लेके जाए। तो ये आपका एचआरएम हेल्प करेगा कि ह्यूमन रिसोर्स को प्रॉपर यूटिलाइज करना, उनके टैलेंट को वेस्ट ना होने देना, कुछ नया प्रोडक्ट लाना, इनोवेटिव करना, प्रोडक्टिविटी बूस्ट करना, नेशनल इनकम बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना और अल्टीमेटली कंट्री को यहाँ से वहाँ तक ले जाना। तो ये भी काम एचआरएम का है, क्योंकि जब लोग नहीं होंगे, लोगों के पास जॉब नहीं होगी, तो कंट्री कैसे ग्रो करेगी? तो कंट्री को ग्रो करने के लिए एचआरएम का रोल बहुत बड़ा है कि लोगों को हायर करना, लोगों को जॉब देना, प्रॉपर ट्रेनिंग करना, उनकी स्किल डेवलप करना, उनके टैलेंट को रिटेन करना, जिससे वो कुछ नया करें, क्रिएटिव करें, कंट्री को आगे लेके जाए, उनका नाम रोशन करें। ये सारे काम एचआरएम के हैं। तो जैसे कंट्रीज जैसे जापान, सिंगापुर है, ये तेजी से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये अपने यहाँ के लोगों की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पे बहुत ध्यान देते हैं। इंडिया में भी हम देखते हैं स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलते हैं। क्यों चल रहे हैं? ग्लोबल क्यों चल रहे हैं? क्यों कंपनियां कर रही हैं इसको? ताकि जो यंगस्टर हैं इंडिया के ना, उनको कुछ स्किल सिखाई जाए, उनका टैलेंट ना वेस्ट करे, वो कंट्री के ग्रोथ में हेल्प करें। तो ये क्या है एचआरएम का सिग्निफिकेंस टुवर्ड द नेशन। ठीक है, तो 3-4 लेवल पे पढ़ना है। एक कंपनी के लेवल पे क्या इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉय के लेवल पे क्या इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी के लेवल पे क्या इंपॉर्टेंट है और नेशन के लेवल पे क्या इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो बेटा यही था आपका पूरा चैप्टर कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, उसकी मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स, जिसमें 13 पढ़ा है मैंने, और यहाँ पे था इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो ये हम करते हैं अब फाइंड अप, और आपके सिलेबस में कुछ नहीं है, अल्टीमेटली बाकी सारी चीज़ें तुम छोड़ सकते हो। ठीक है, तो इसको अपने एंड पे रिवाइज करना, कोशिश करना कि तुम रिकॉल कर पाओ। रिकॉल इसको जैसे मैंने पढ़ा दिया ना, अब बुक बंद करो, मतलब वीडियो बंद करो, बुक खोलो, ठीक है, और इसको रिकॉल करो, अच्छे से एनालाइज करो और समझने की कोशिश करो। कोई भी प्रॉब्लम आती है उसे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए। अगर आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, उनकी भी हेल्प आउट करिए। बोर्ड में सब लोग ग्रो करो, ठीक है। सो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई भी कंसर्न, कोई भी क्वेरी हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। आपका जो भी डाउट्स होगा उसको रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।